नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता एक ऐसा विषय है जो हिंदी भाषा में आपकी दक्षता को बताएगा कि आप हिंदी भाषा में कितने दक्ष हैं। आप उसमें हिंदी भाषा को लेकर, उसकी इकाइयों को लेकर या हिंदी भाषा सीखने सिखाने के तौर तरीकों को लेकर आप कितने जागरूक हैं। तो इन बातों को लेकर यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र में बात कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर हमने जो हमारी जो इकाई है प्रथम उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षण के उद्देश्यों और मूल्यांकन के तरीके, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा के मूल्यांकन के तौर तरीकों को कौन कौन से स्तर पर हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से तौर तरीकों का इस्तेमाल करके हम बालकों का सही रूप में एक वस्तुनिष्ठ तरीके से आकलन कर सकते हैं। और इसी आकलन के माध्यम से, इसी एक मूल्यांकन के माध्यम से हम बालक की जो प्रगति है, उसकी जो प्रगति है, उसके बारे में पता हम सही से लगा सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कल मातृभाषा के शिक्षण के लेकर कुछ विषय पर हमने चर्चा की है कि मातृभाषा के जो शिक्षण कराया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, तो उसके पीछे हमारी जो राज्य सरकार हैं, जो केंद्र सरकार हैं, उनकी क्या इच्छा है। तो इन बातों को लेकर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य को लेकर कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले साथियों दो उद्देश्यों के बारे में हमने यहाँ बात की थी। पहला उद्देश्य था हमारा भाषिक उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य था हमारा साहित्यिक उद्देश्य। और भाषिक उद्देश्य जो है उसके भी दो पक्ष निकलकर सामने आते हैं। भाषिक उद्देश्य के दो पक्ष कौन कौन से निकलकर सामने आते हैं, वो है हमारा सबसे पहले ज्ञान पक्ष है हमारा, जिसमें हम ज्ञान के माध्यम से उन तथ्यों को सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं कि भाषा अपने आप में एक, कह सकते हैं कि एक, हमने पढ़ा है कि भाषा एक किसी विचार से उत्पन्न कोई तथ्य नहीं है, बल्कि स्वयं भाषा खुद एक विचारों को उत्पन्न करती है, जबकि विचार भाषा को उत्पन्न नहीं करता है। तो हमने इसी माध्यम से हमने सबसे पहले इसका पक्ष पढ़ने की जो चेष्टा करी है। सबसे पहला जो पक्ष है इसका भाषिक पक्ष, और भाषिक पक्ष में भी इसका जो ज्ञान पक्ष है, एक तो इसका ज्ञान पक्ष आ गया, दूसरा जो इसका पक्ष है वो है इसका व्यवहार पक्ष या कौशल पक्ष है। व्यवहार पक्ष में हम भाषा को प्रतिदिन के जो दैनिक व्यवहार में काम में लेते हैं, हम उसके माध्यम से संप्रेषण स्थापित करते हैं। हम अपने भावों, विचारों और अपने जो मन में उठने वाली उन सब तमाम सारी बातों की जो अभिव्यक्ति हर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करते हैं, तो उन सभी बातों की जो अभिव्यक्ति हैं वो सही रूप में, सही ढंग में और सही भावों के साथ में अभिव्यक्त करना भाषा की संप्रेषणशीलता के अंतर्गत आता है। तो हमने सबसे पहले ये बताने का प्रयास भी किया मैंने यहाँ पर कि भाषा के जो दोनों कौशल हैं, ज्ञान पक्ष या कौशल पक्ष कह सकते हैं या व्यवहार पक्ष कह सकते हैं, ये दोनों ही पक्ष किसके अंतर्गत आएंगे, सिद्ध पक्ष के अंतर्गत आएंगे। सिद्ध पक्ष या फिर साध्य पक्ष इन्हें कहा जाता है। सिद्ध पक्ष या साध्य पक्ष इसलिए कहेंगे कि इसमें भाषा तत्वों का एक समावेश रहता है। भाषा के जो तत्व हैं, भाषा की जो संरचना है, जैसे भाषा की संरचना छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि से लेकर वर्ण से लेकर और शब्द हैं, मात्राएं हैं, वाक्य रचना है, वाक्य संरचना के बाद विभिन्न प्रकार के जो तत्सम, तद्भव, देशज या संधि से लेकर समासों से लेकर या फिर बड़ी साहित्यिक रचनाओं तक की जो बातें आती है इसमें समाहित होती हैं। इसलिए भाषा का ये सारा जो भाषा की संरचना के संगठन में ही आता है, भाषा की संरचना का पक्ष है ये। तो ये दोनों पक्ष कैसे कहलाएंगे, एक साहित्यिक पक्ष कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त साथियों हमने ये भी जानने का प्रयास किया है कि भाषा की जो योग्यता है,
जो भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि भाषा हम अपने जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, तो वो भाषा का जो एक संप्रेषण कौशल है वो भी बालकों के सीखने सिखाने के लिए तौर तरीकों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और भाषा से जो हमारी भाषा की जो योग्यता बालक में विकसित की जाए, तो उसकी जब बालक परिवार में अपने पढ़ता है, जो बालक परिवार में जब बड़ा होता है, परिवार से शब्दावली को सीखता है, उसके घर परिवार में रहकर उन सभी बातों को सीखता है, तो वो भाषा का जो उसका एक कह सकते हैं कि परिवेश से सीखता है भाषा। और धीरे धीरे वो जब विद्यालय के संपर्क में आता है, तो वो भाषा का उसका एक ज्ञानात्मक पक्ष वहाँ पर मजबूत होता है। तो भाषा फिर जब बालक का जब ज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्ष वहाँ मजबूत हो जाता है और अपने आस पड़ोस से, परिवेश से और विद्यालय से भाषा सीखता है, उसके बाद वो भाषा का एक साहित्यिक पक्ष की ओर उन्मुख होता है। और वहाँ उन्मुख होने के बाद में बालक साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में अध्ययन करता है। तो इसी के साथ में साथियों, हमने जब ये पढ़ा कि सिद्ध रूप जो भाषा का यहाँ पे सामने आता है, तो सिद्ध रूप में हमने सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि के रूप में। ध्वनि या वर्ण, ये भी भाषा का एक छोटा पक्ष है और सबसे जो सूक्ष्मतम पक्ष कह सकते हैं, जिसकी और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो सारे पक्ष कहलाएंगे यहाँ पर ध्वनि या वर्ण। उसके बाद आएगा शब्द, शब्द आएगा, और शब्द से आएगा वाक्य, वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। और वाक्य के बाद है जो है संधि है, समास है, व्याकरण है, शब्द शुद्धि है, शब्द वर्तनी है, शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, या यूं क्या कह सकते हैं कि हम एक वाक्य रचना के लिए शब्द हैं। तमाम सारी जो व्याकरण से संबंधित जितनी भी सारी बातें होगी, ये सभी भाषा के एक ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आएंगी या व्यवहार पक्ष के अंतर्गत आएंगे। इन व्यवहार पक्ष के अंतर्गत आएंगे और इनको हम अपने इस भाषा को हम अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं या समाचार जो चैनल हैं या फिर फिल्मों के माध्यम से हैं, विभिन्न लेखों की जो भाषा है, या फिर हम विभिन्न प्रकार की जो मीडिया में हम रहते हैं, तो उसकी जो भाषा है वो समस्त सारी भाषा कैसी कहलाएगी, ज्ञानात्मक भाषा कहलाएगी। और वो सारे पक्ष ज्ञान पक्ष में आएंगे, उनको साहित्य में समाहित नहीं किया जाएगा। साहित्यिक का पक्ष होगा साथियों, वो एक अलग पक्ष होगा। साहित्यिक पक्ष के लिए हमें भाषा का थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि भाषा की हम और अन्यतम एक कह सकते हैं कठिनतम कार्य की ओर हमें जाना होगा। भाषा की उस एक गूढ़ रहस्य की ओर हमें बढ़ना होगा, तभी हम भाषा के साहित्यिक पक्ष के बारे में जान पाएंगे कि भाषा का साहित्यिक पक्ष हम प्राचीन काल से लेकर या वैदिक काल से लेकर और वर्तमान में उसका स्वरूप में किस प्रकार से अंतर आया, या ईसा के जन्म से पूर्व भाषा का जो स्वरूप किस प्रकार से था और वर्तमान में उसका अंतर किस प्रकार से आता है। तो इस बारे में हम अध्ययन साहित्यिक रूप में करेंगे। तो साथियों, कि आज जब हम इस व्यवहारिक पक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर हम इन्हीं बातों का ध्यान देंगे कि बालक अपने आस पड़ोस से, अपने परिवेश से, अपने साथियों से, या फिर जो अपने आस पड़ोस में देखता है, जैसे मान लीजिए वो किसी दुकान पर किसी पोस्टर को, किसी आते जाते किसी साइन बोर्ड को देखता है, तो उसको पढ़ता है, तो उस देखने और पढ़ने के माध्यम से भी वो भाषा का अर्जन कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाषा एक अर्जित इकाई है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो इस सिद्धांत को भी वहाँ पर बिल्कुल हम सही ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि भाषा एक साहित्यिक तो है ही है, लेकिन एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति नहीं है, एक अर्जित संपत्ति है। इसको हम प्रयास के माध्यम से भाषा को अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए भाषा का ये पक्ष,
और कल पढ़ेंगे हम भाषा के साहित्यिक पक्ष के बारे में, हम कल के वीडियो व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।